हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग जो है अभी मशीन सेकेंड का जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो आप देखे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो है कि इंडक्शन मशीन क्या होता है, क्योंकि हमने उसमें बोला था कि इंडक्शन मशीन जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको लाएंगे। तो चलिए देखते हैं इंडक्शन मशीन क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं अपना टॉपिक जो है आज का, वो है इंडक्शन मशीन। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करिए। तो चलिए देखते हैं। ये हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन मशीन। तो जैसा कि आपका जो है डीसी मशीन में भी क्या नाम है कि स्टेटर और रोटर होता था, तो यहाँ पर भी जो है स्टेटर और रोटर होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इंडक्शन मशीन में यहाँ पे आपका रोटर भी होता है और क्या होता है, स्टेटर भी होता है। स्टेटर, रोटर वो होता है जो आपका जो है रोटेटिंग पार्ट होता है, स्टेटर जो है स्टेशनरी पार्ट होता है। यहाँ पे अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो हमने इससे पहले जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि वहाँ पे जो है दोनों में एसी होता है। आई होप आप इतनी बातें जो है इसमें समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इंडक्शन मशीन को हम जो है असिंक्रोनस मशीन भी हम लोग जो है कहते थे, जो कि अपने सिंक्रोनस स्पीड में नहीं चलता था। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो एक एक करके इसका वो देखते हैं, बाद में प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। अभी इसमें कई सारे टॉपिक, एक काफ़ी लंबा वीडियो है, तो आप इसको खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि असिंक्रोनस असिंक्रोनस मशीन, शॉर्ट में लिख देते हैं मशीन, वह मशीन है जो वह मशीन है जो कि कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट नहीं करता है, जिसको हम एक सिंगल वर्ड में लिखें तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, असिंक्रोनस मशीन है। सिंक्रोनस मशीन है। जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे आपका दो वर्ड्स के बारे में हमने बताया था, एक एनएस था, एक एनआर था। एनएस क्या था आपका, सिंक्रोनस स्पीड था, एनआर क्या था, रोटर स्पीड था। तो आप हमेशा याद दीजिएगा, असिंक्रोनस की बात जब भी होगी तो आपका एनएस जो है हमेशा आगे रहने वाला है, किससे, एनआर से। रोटर स्पीड से हमेशा आगे रहेगा आपका जो है एनएस। आई होप स्टूडेंट्स आप ये बातें समझ रहे होंगे। अगर इस कंडीशन को हम लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपका ये एनआर है तो ये हमेशा जो है पीछे रहेगा, आगे कौन रहेगा, आपका एनएस रहेगा। ये स्टूडेंट्स आई होप आप इतनी बातें जो है समझ लेंगे। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, जो कि इक्वल नहीं होता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप समझने के लिए लिख सकते हैं कि आर नॉट इक्वल टू एन एस। जब इक्वल हो जाता है तो सिंक्रोनस हो जाता है। तो ये असिंक्रोनस मशीन है। तो इतना आप बातें आप जो है इसमें ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि यह मशीन जो है सेल्फ स्टार्टिंग होती है। यह मशीन सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ये कहने का क्या मतलब है, यह कहने का यह मतलब है कि इसमें जो है लिखते हैं, अभी इसका जो प्रिंसिपल बताएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ लिखते हैं यह मशीन सेल्फ स्टार्टिंग होती है, मतलब इसको ये जो है खुद से स्टार्ट होती है, इसका कहने का मतलब ये। और यह मशीन जो है सिंगली एक्साइटेड मशीन है, मतलब इसमें एक ही सप्लाई जो है दिया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं कि यह मशीन, इंडक्शन का प्रोसेस इसमें, यह मशीन सिंगली एक्साइटेड मशीन है। एक बार इसको एक्साइटेशन दिया जाता है, वो भी इसके स्टेटर में, जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तभी इसको जो है एक्साइट में लाया जाता है। वही इसका एकमात्र एक, मतलब इसको कह सकते हैं कि यह मशीन जो है सिंगली एक्साइटेड मशीन है। अगर हम इसके रोटर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो रोटर कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इसको जो है दो पार्ट्स में हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसके रोटर के टाइप्स देखें, अगर हम इसमें जो है रोटर्स के यहाँ पे टाइप देखते हैं, यहाँ पे इसका होता है एक स्क्वायरल केज। अभी इसके बारे में काफ़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। अभी हम केवल
ऐसा लिखना जैसे आपके सेमेस्टर एग्जाम मान लीजिए आ जाता है, तो आप इन सभी टॉपिक को, मेन टॉपिक को जो है हेडलाइट करके आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग इंडक्शन मशीन। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। अभी स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन और स्प्लिट रिंग इंडक्शन मशीन के बारे में हम काफ़ी अच्छी तरीके से बात करेंगे। अब यहाँ लिख सकते हैं यह मशीन दो प्रकार के होते हैं रोटर के कंस्ट्रक्शन के आधार पर। यहाँ पे ये बातें लिख सकते हैं हम लोग कि यह मशीन जो है, यह मशीन दो प्रकार के होते हैं रोटर के कंस्ट्रक्शन के आधार पर। जैसे ये कहने क्या मतलब, ये कहने का मतलब है, आप सुने होंगे कि स्क्वायरल केज मशीन, स्प्लिट रिंग मशीन, ये क्यों हो जा रहा है? ये इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ये जो लिखा है इंडक्शन मशीन और स्प्लिट रिंग इंडक्शन मशीन, ये जो स्क्वायरल केज है, स्प्लिट रिंग है, ये रोटर के कंस्ट्रक्शन के आधार पर ये नॉमेनक्लेचर जो है दिया गया है। तो बताने का केवल इतना मतलब था। तो यहाँ पे आप एक तरीके समझिए। अब हम जो आपको बताएंगे वो आपका, पहले हम मोटर को लेते हैं। यहाँ पे इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर आपके बुक में यही चैप्टर ही है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आप बताइए। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर को अब हम स्टार्ट किए, था कि आपका इंडक्शन मशीन क्या क्या किस प्रकार से होता है, क्या क्या इसमें डिफरेंशिएट है। आप इतना समझ सकते हैं कि सिंक्रोनस मशीन जो है वह मशीन है जो कि कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट नहीं करता है, जिसको हम असिंक्रोनस मशीन भी कह सकते हैं। और यह मशीन जो है सेल्फ स्टार्टिंग होती है, और यह जो है सिंगली एक्साइटेड मशीन होता है। इसकी रोटर की कंस्ट्रक्शन जो है दो टाइप्स को जाते हैं, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन, एक जो है स्प्लिट रिंग इंडक्शन मशीन। अब स्क्वायरल केज स्प्लिट रिंग ये हम किस प्रकार से बोल रहे हैं कि रोटर के कंस्ट्रक्शन के आधार पर इस मशीनों को दो भाग में उन्होंने डिवाइड किया है, जैसा कि आपको दिख रहा है इस वीडियो में। अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। देखिए यहाँ पर भी स्टेटर और रोटर होता है, और स्टेटर में जो है 3 फेज की सप्लाई यहाँ पे दी जाती है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखिए कि अगर हम मोटर की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि मोटर में क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इनपुट में देते हैं कोई मोटर है, तो आपका आउटपुट में क्या होता है, मैकेनिकली आपको जो है आउटपुट करके ये जो है देता है। आई होप आप इतनी बातें जो है समझ रहे होंगे। और इसमें जो है 3 फेज आउटपुट भी निकलता है, इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर अब हम देखें, यहाँ कहने का मतलब केवल इतना था, ये मोटर ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। अब स्टूडेंट जो है हम बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर, मतलब किस प्रकार से हम जो है स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई देते हैं, कैसे हमारा जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जो है रोटर के कंडक्टर को कट करता है, रोटर का कंडक्टर शॉर्ट होने की वजह से वहाँ पे कैसे करंट आता है, और करंट की वजह से वहाँ पर भी जो है एक जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाए, जिसको हम एनआर बोलते हैं, रोटर स्पीड हो जाता है। तो आप इस तरफ समझिए कि फिर उसकी वजह से उन दोनों के रिएक्शन की वजह से, या रिजल्टेंट आप कह सकते हैं, उन दोनों की वजह से एक आपका रोटेटिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, जिससे आपका रोटर जो है घूमने लगता है। किन दोनों की वजह से, एक आपका जो रोटर पे जो रोटेटिंग फील्ड मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, जो का स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के रिएक्शन की वजह से आपका एक टॉर्क उत्पन्न होता है, जो कि रोटर को जो आपका रोटर को घुमाने में मदद करता है। तो आप इस प्रकार से इसको जो है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसका प्रिंसिपल को हम जो है नोट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं कि प्रिंसिपल। अब हम आपको इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर दिए हैं, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसको हम चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब लिखते हैं जब 3 फेज एसी सप्लाई, जब 3 फेज एसी सप्लाई को इंडक्शन
मोटर के इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग कर लेते हैं, स्टेटर वाइंडिंग पर कनेक्ट किया जाता है तब क्या होता है? तो मोटर में लिखते हैं, तो मोटर में समान मैग्नीट्यूड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है या उत्पन्न होता है। आप कह सकते हैं कि जो है आपका मोटर में समान मैग्नीट्यूड का रोटेटिंग फ्लक्स आप कह सकते हैं, फिर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हैं कि उत्पन्न होता है तब क्या होता है? उत्पन्न होता है और परिणामी फ्लक्स एक सिंक्रोनस निश्चित स्पीड से एयर गैप में घूमने लगता है। आपका रोटेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होता है, जिसको आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही बोलिए। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका एक सिंक्रोनस गति से फिर निश्चित कह सकते हैं, निश्चित स्पीड से एयर गैप में घूमने लगता है। ये आपका एजप्शन है, आप इसको मान के चलिए। तो ये आपका जो है कि हम इसमें ये बोल रहे थे, जब आपकी 3 फेज सप्लाई को हम इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग पर कनेक्ट किया जाता है तो मोटर में समान मैग्नीट्यूड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। एक सिंक्रोनस निश्चित स्पीड से एयर गैप में चलने लगता है। उसके बाद क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो आपका सिंक्रोनस स्पीड है वो आपका क्या है, 1/20 F/P आप जो है लिख सकते हैं, जहाँ P आप नंबर ऑफ पोल है, फ्रीक्वेंसी है, और जो आपका NS है वो हम अभी मतलब पहले भी बात करते आए हैं कि आपका क्या है, सिंक्रोनस स्पीड है। यहाँ पे जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है या फील्ड है उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, इसकी मैग्नेटिक यहाँ क्या है, phi = 3/2 phi m। ये आपका क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये आपका क्या था, सिंक्रोनस स्पीड। तो ये दोनों ये दोनों चीज़ें आप याद रखिए। अब क्या होता है, यह जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपका स्टेटर क्या नाम है, एयर गैप में जो घूम रहा है, यह जो है रोटर के कंडक्टर को कट करते हैं, लिख सकते हैं आप कि यह फ्लक्स रोटर या फिर रोटर कंडक्टर को कट करता है और फैराडे के नियम के अनुसार अब फैराडे का नियम के अनुसार इसमें क्या होता है, रोटर कंडक्टर में भी एक EMF इंड्यूस्ड होता है। रोटर कंडक्टर में भी एक EMF इंड्यूस्ड होता है। आई होप आप इतनी बातें जो है स्टूडेंट समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे जो है कि यहाँ बताया फैराडे के नियम के अनुसार, तो फैराडे का नियम क्या था, उसमें क्या था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आपका किसी कंडक्टर को रखा जाता है या फिर उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उससे आपका जो है EMF जनरेट होता है,
वही बात इसमें करी जा रही है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है आपका, यहाँ पे आपका रोटर में जो कंडक्टर है उसके बार को भी कट करेगा, तो वहाँ पे उसके उस रोटर के जो कंडक्टर है उसको कट करेगा, वहाँ से आपके जो है ईएमएफ जनरेट होने वाला है। तो कुछ इसका कॉन्सेप्ट सेम है फैराडे के नियम के साथ, इसलिए बोला जा रहा है कि फैराडे के प्रिंसिपल के अनुसार जो है कंडक्टर में भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अनुसार आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और सेट ऑफ कंडक्टर है, उन दोनों के बीच जो है अगर रिलेटिव मोशन है, एक को मूव कराइए दूसरे को स्टेबल रखिए या दूसरे को मूव कराइए पहले को स्टेबल रखिए, तो उसमें क्या होता है ईएमएफ जनरेट होता है। इतनी बातें आप जो है फर्स्ट ईयर से ही जानते आ रहे हैं, तो ये सब नॉर्मल है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अब उसमें ईएमएफ जनरेट हो गया है कहाँ पे, रोटर के कंडक्टर में। और अब हम ध्यान देंगे कि अब जो होगा कि रोटर के कंडक्टर आपस में शॉर्ट सर्किट होने के कारण, यहाँ लिखते हैं कि रोटर के कंडक्टर आपस में शॉर्ट सर्किट होने के कारण कंडक्टर में एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लगता है। यहाँ देखते हैं कारण कंडक्टर में एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लगता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इतनी बातें जो है देख रहे होंगी कि उसमें जो है अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लगता है। उसके बाद क्या होगा, अब वो जो करंट है आपका अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लगता है और इस करंट के कारण रोटर में भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि और इस करंट के कारण रोटर में भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिएक्ट करके एक रोटेटिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिएक्ट करके एक रोटेटिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं। दोनों आपस में रिएक्ट करके रोटेटिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं कि जिसके कारण अब यही टॉर्क जो है आपके रोटर को घुमाने में सक्षम होता है, जिसके कारण रोटर घूमने लगता है। इस हिसाब से आपका इंडक्शन मशीन भी चलने लगती है। ये आपके कुछ जो है स्टूडेंट्स आपके इतनी आप प्रिंसिपल कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ द इंडक्शन मोटर। इसका जो मेन रोल ही है वो क्या है, फैराडे के नियम के अनुसार ही कंडक्टर में कुछ हो रहा है, तो फैराडे का नियम ही नहीं होता तो कंडक्टर ये सारी इतनी आगे की प्रक्रिया ही नहीं होती। तो ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आप इसको जब स्टेटर में दिए, इसीलिए इस मशीन को जो है सिंगली एक्साइटेड एक ही बार आप इसको एक्साइटेशन दे रहे हैं। सेल्फ स्टार्टिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखिए आप 3 फेज सप्लाई यहाँ दे रहे हो रोटेटिंग में, यहाँ पे इंडक्शन मतलब फैराडे के नियम के अनुसार जो है यहाँ पे रोटर में आपका मतलब शॉर्ट सर्किट होने के कारण करंट भी होता है। अब करंट जब वहाँ पर हो जाता है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती है। उन दोनों के रिएक्शन के कारण जो है वहाँ पे एक रोटेटिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, जिसके कारण रोटर घूमने लगता है। इसलिए ये दोनों वर्ड्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये मशीन जो है सेल्फ स्टार्टिंग होती है और जो है सिंगली एक्साइटेड मशीन ये जो है। आई होप आप इतनी बातें स्टूडेंट जो है इसमें समझे होंगे। यहाँ पे हमने आपको एक फार्मूला यहाँ पे बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंस है कि ये जो हमने आपको बताया NS = 1/20F/P, ये फार्मूला आप रट लीजिए क्योंकि ये फार्मूला जो है आपको यहाँ नहीं हर कहीं देखने को मिलने वाला है और कहीं भी कंपटीशन में भी ये फार्मूले से कई सारे सवाल भी आते हैं।
तो ये स्टूडेंट्स आपका कुछ जो है प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ द 3 फेज इंडक्शन मोटर था। अब हम देखते हैं कि अब इसके आगे हमें क्या देखना है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है कि और इस करंट के कारण, यहाँ पे कारण लिखना हम थोड़ा सा भूल गए थे, अब इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं थोड़ा अर्थ दूसरा हो जा रहा है। इस करंट के कारण रोटर में भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में रिएक्ट करके रोटेटिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं, जिससे रोटर आपका घूमने लगता है। तो ये हम आपको हिंदी में इसलिए करा दे रहे हैं, हिंदी का ज़्यादा मतलब नहीं, हम आपको हिंदी में इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर हिंदी में ही पाए जाते हैं। इंग्लिश की जो है वहाँ पे माइनॉरिटी होती है, मेजॉरिटी आपकी जो है हिंदी यूपी बोर्ड की ही होती है। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे क्या होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपका इंडक्शन मशीन जो है आपका रोटेटिंग मशीन होता है, जो कि आपका कन्वर्ट करता है क्या, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, और आपका अगर यहाँ मैकेनिकल एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, ये कंडीशन हम क्यों बोल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिकल से आपका मैकेनिकल कन्वर्ट कर रहा है तो आपका इंडक्शन मोटर हो जाने वाला है। अगर आपका जो है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है तो आपका इंडक्शन जनरेटर होने वाला है। अगर यहाँ पे आपके चैप्टर में जो है इंडक्शन मोटर पढ़ने के लिए दिया है, तो हम इंडक्शन मोटर आपको भी प्रिंसिपल बताएं और क्या क्या होता है वो मेन टॉपिक होता है। और थोड़ा सा हम देखते हैं कि आपका इंडक्शन मशीन जो है, या फिर इंडक्शन मशीन ही आप इसमें लीजिए, इंडक्शन मशीन आपका जो है वह एक, हम इसमें और भी पॉइंट ऐड करना चाहते हैं इसलिए हम इसको दोबारा लेके आए हैं। देखिए इंडक्शन मशीन जो है आपका, आप लिख सकते हैं कि ये वर्क करता है ऑन द 2 मोड। यहाँ पे मोड ऑफ द इंडक्शन मशीन भी देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि इंडक्शन मशीन जो है आपका, इंडक्शन मशीन यहाँ पे लिखते हैं वर्क करता है, वर्क ऑन द 2 मोड, 2 मोड पे ये काम करता है। एक आपका है मोटरिंग मोड, और एक आपका है जनरेटिंग मोड। अब देखिए मोटरिंग मोड, अगर जनरेटिंग मोड का आपको समझना है तो आप समझिए कि मोटरिंग मोड का मतलब क्या होने वाला है। मोटरिंग मोड का मतलब ये होने वाला है कि यहाँ पे जो आपका NS है, वह आपका जो NS है वो हमेशा आगे रहेगा NR के। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपका NS जो है 1500 RPM है, आपका NR जो है 1470 RPM है, तो आप देख रहे होंगे कि ये 1500 नहीं 1470 है, इसलिए आप इसको जो है कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, ये कभी NS के इक्वल नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि NR जो है आपका वो छोटा होने वाला है किसी NS से। NS आपका हमेशा जो है बड़े में होना। और यहाँ पे अगर जनरेटिंग मोड की बात करें, तो जनरेटिंग मोड में आप लिख सकते हैं कि NS जो है वो ग्रेटर देन होगा NR के। आई होप स्टूडेंट्स आप ये चीज़ें देख रहे हैं। और सॉरी, ये हम थोड़ा सा गलत कर दिया है कि जो आपका NR है वो ग्रेटर देन होगा NS के, नहीं तो वही बात हो जाती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। ये आपका मोटरिंग मोड में जो है आपका NS ग्रेटर देन होगा किसके, NR के, और आपका जनरेटिंग मोड में जो है NR आपका ग्रेटर देन होगा NS के। तो इतनी बात जो है आप ध्यान दीजिएगा, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंस, ये जो हमने बताया अभी काफ़ी इंपॉर्टेंस कई जगह ये आ भी जाता है। तो इसको जो है स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप प्रीफर करिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। तो इतनी बातें जो है हम इसमें किए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम अब देखते हैं कि इंडक्शन मोटर के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि इंडक्शन मोटर अब इसके बारे में आप जैसे जैसे हम लिखा रहे हैं वैसे वैसे आप इसको जो है देखते जाइए। आप लिखिए इट इज़ अ सिंगली एक्साइटेशन मशीन कहिए, चाहे जिसको आप AC देते हैं, एक ही बार AC देते हैं स्टेटर पे, तो आप ध्यान दीजिएगा इट इज़ द सिंगली एक्साइटेशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए द आर्मेचर वाइंडिंग एंड रोटर एंड जो आपका फील्ड वाइंडिंग है वो स्टेटर पे होने वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा आर्मेचर जो वाइंडिंग है
वाइंडिंग है। आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बेसिक टर्म क्यों लिखवा रहे हैं आप, क्योंकि आपको शायद स्टूडेंट्स कई लोगों को कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो अभी सिंक्रोनस मशीन की जब बात होगी तो वहाँ पे यही इसी का अपोजिट हो जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग जो है आपका वो स्टेटर पे चला जाता है और आपका फील्ड वाइंडिंग जो है रोटर पे आ जाती है, इसलिए इसको लिखवाने के लिए ये इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर वाइंडिंग जो है वो आपका कहाँ होता है, रोटर पे होता है। आपका फील्ड वाइंडिंग जो है वो कहाँ होगी, स्टेटर पे होने वाली है। तो आई होप आप ये बातें समझ रहे होंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंस जाने वाला है, अगर आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो आप शेयर कर दीजिएगा। तो इसके बाद देखते हैं कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों ही पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आप ध्यान दिए होंगे तो ट्रांसफार्मर में जो आपका ईएमएफ वहाँ पे भी इंड्यूस्ड हो रहा था, तो वहाँ पे आपका देखिए ट्रांसफार्मर का कोई मतलब रोटेटिंग मशीन नहीं है, वो स्टैटिक मशीन है, इसलिए वहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ था। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड रोटेटिंग या फिर डायनेमिकली आप कर सकते हैं। तो डायनेमिकली कहिए, काफ़ी मतलब उसका नेम ही है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब देखिए चौथी बात हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम ये बात करें कि मोटर ऑलवेज रन एट द स्पीड लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड, कि यहाँ पे जो आपका मोटर है वो हमेशा रन करेगा, हमेशा रन करता है किससे, लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड से, जो कि आपका इस कंडीशन देख रहे हैं कि सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा एनआर जो है लेस रहता है। तो एक प्रकार से मोटरिंग मोड आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो मोटर है आपका, मोटर ऑलवेज रन एट अ स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, जो कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका एनआर जो है, एनएस जो है ग्रेटर देन होता है एनआर के। तो ये बातें करना काफ़ी इंपॉर्टेंस था। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मशीन इज ऑलवेज सेल्फ स्टार्टिंग। ये बातें तो हम अभी इससे आगे कर चुके थे कि यहाँ पे 3 फेज मशीन, या 3 फेज मशीन है, इंडक्शन मशीन के लिखिए, इंडक्शन मशीन ऑलवेज सेल्फ स्टार्टिंग, हमेशा जो है ये क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है। आई होप आप ये समझ लेंगे। अगर हम बात करें जो है इंडक्शन मोटर ऑलवेज ऑपरेट एट द लैगिंग पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, यह हम इसलिए बता रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हम ये इसमें बताने जा रहे हैं, एमसीक्यू में कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि देखिए जो आपका इंडक्शन मोटर है आपका, जो ऑलवेज ऑपरेट एट द लैगिंग पावर फैक्टर, और इसका जो पावर फैक्टर है एंड द पावर फैक्टर कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। अगर हम बात देखें कि जो है आपका, अगर हम बात करें उसका क्या नाम है कि सिंक्रोनस मशीन का, तो सिंक्रोनस मशीन में आपका क्या था, वहाँ पे आपका पावर फैक्टर जो है लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर, वो तीनों पे जो है वर्क करता था। यहाँ पे आपका क्या होगा, इंडक्शन मोटर में ऑलवेज ऑपरेट, जो आपका इंडक्शन मोटर है ऑलवेज ऑपरेट एट द लैगिंग पावर फैक्टर एंड द पावर फैक्टर कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। तो इतनी बातें जो है स्टूडेंट्स आप बिल्कुल इसको नोट करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंस बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप इसको जो है थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए। अब अगर हम आगे देखें तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल, आप यहाँ पे स्पीड इसके कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डीसी मशीन में कर रहे थे, स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल। अगर 8वां बात करें तो 8वां लिख सकते हैं
इट कैन नॉट बी यूज एज द सिंक्रोनस कंडेंसर। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज द सिंक्रोनस। जो आप पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की बात हो रही थी, तो आप ध्यान इसमें देखे होंगे कि सिंक्रोनस कंडीशन का भी काफ़ी मदद था। तो इट कैन नॉट बी यूज एज द सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस मशीन आपका जो है वो आपका यूज हो सकता है पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए, कि इट कैन बी यूज द सिंक्रोनस कंडेंसर फॉर द पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो इतनी बातें स्टूडेंट जो है आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे जो है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्शन मोटर, कुछ इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन इंडक्शन मोटर, तो हम थोड़ा ऐसे लिख दे रहे हैं, तो समझ लीजिएगा। इंडक्शन मोटर, तो अगर हम यहाँ बात करें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर कंसिस्ट करता है 3 फेज वाइंडिंग एट द स्टेशनरी पार्ट कॉल्ड स्टेटर। तो यहाँ पर लिखिए ए 3 फेज इंडक्शन मोटर कंसिस्ट, इसमें पाया जाता है कंसिस्ट ऑफ ए 3 फेज वाइंडिंग at its stator at its stationary part, लिखिए स्टेशनरी पार्ट कॉल्ड स्टेटर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्टेटर कर सकते हैं। अब स्टेटर कैन बी कनेक्टेड द डेल्टा और स्टार, स्टेटर दोनों में आपका जो है कनेक्ट हो सकता है। स्टेटर कैन बी कनेक्टेड इन स्टार और डेल्टा, ये दोनों में जो है कनेक्ट हो सकता है। आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो आपका 3 फेज वाइंडिंग है आर प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली बाय द 120 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये हम बोलने जा रहे हैं कि द 3 फेज वाइंडिंग आर डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रिकली बाय द 120 डिग्री। ये कहने क्या मतलब है, आप देखिए इसको, मान लीजिए आपका ये क्या है, रोटर है। यहाँ पे एक आपका वाइंडिंग इस तरह बना देते हैं, एक वाइंडिंग इस तरह बना देते हैं, और एक वाइंडिंग आपका इस तरफ हम जो है बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका वाइंडिंग में यहाँ पे जो करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो इसको हम इस करंट को क्या लिखते हैं, IA। यहाँ पे जो फ्लक्स है आपका वो क्या है, phi A है। यहाँ पे जो करंट यहाँ पे जा रही है इसको हम क्या लिखते हैं, IB, फ्लक्स आपका phi B है। यहाँ पे जो करंट जा रहा है इसको क्या लिखते हैं, IC, फ्लक्स आपका phi C। आई होप स्टूडेंट्स आप इतनी बातें जो है ध्यान से समझ रहे होंगे। अगर हम इसको देखें तो ये तीनों जो है 120 डिग्री पे कैसे होते हैं। जैसे अगर हम phi की बात करें, फ्लक्स की बात करें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका phi A, phi B और आपका जो है phi C, ये आपका 120 डिग्री के डिफरेंस में है। ये भी आपका 120 डिग्री और ये भी आपका 120 डिग्री के डिफरेंस में। तो यही बातें हम आपको बताना चाह रहे थे। अगर हम जो है करंट की बात करें तो करंट देखिए आप लिख सकते हैं कि जो है IA, IB, IC है, तो ये भी आपका 120 डिग्री है, ये भी आपका 120 डिग्री होने वाला है, ये भी आपका 120 डिग्री होने वाला है। तो इतनी बातें स्टूडेंट्स आप समझ लेंगे। अगर हम इसकी बात करें, क्या नाम है कि अगर हम इन क्वांटिटी को जो है देखें किस हिसाब से ये जाने वाली है अल्टरनेटिंग में, तो यहाँ देखते हैं, साइकिल बना के देखते हैं। तो देखिए ये मान लीजिए आपका जो है phi A है, तो आप स्टूडेंट जानते होंगे कि इसके बीच में कहीं 90 डिग्री होने वाला है, और 90 डिग्री के बाद कहीं 120 डिग्री होने वाला है, तब आपका 180 डिग्री होने वाला है। 120 डिग्री से अब हम एक पाई को और उठाएंगे दूसरे को, इसको हम यहाँ से ऐसे रोटेट कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये होने वाला, अब यहाँ से एक और उठाएंगे, यहाँ 120 डिग्री होने वाला है, एक कहीं पे यहाँ 90 होगा, उसके बाद 120 होगा, फिर यहाँ से हम उठाएंगे, इसको ले जाएंगे। तो देखिए ये आपका कुछ जो है होने वाला है। आप इसको चाहिए यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए, और इसको चाहिए यहाँ पे ऐसे ला के जो है
ऐसे मिला दिए, देखिए आपको वही होने वाला है। तो ये क्या है, 120 डिग्री पे इसका फेस शिफ्टेड है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम जो है फाइव बी लिखते हैं, और इस तीसरे वाले कहाँ गया वो तीसरे वाले, इसको हम फाइव सी लिखते हैं। ये जो है कुछ आपके होने वाले हैं, तो आप इसको जो है ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखें तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर ए की बात करें तो कॉस, अगर ए फेज की बात करें, सॉरी ए फेज की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि कॉस जो है, ए फेज की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एन कॉस थीटा। अब बी फेज की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा माइनस 120 डिग्री। अगर हम सी फेज की बात करें, ध्यान दीजिएगा ये बातें जो हम लिखने जा रहे हैं, एन कॉस थीटा माइनस 240 डिग्री। इतनी बातें स्टूडेंट जो है आप ध्यान दीजिए। और थीटा क्या है आपका, स्पेस एंगल है, स्पेस एंगल है। तो इतनी बातें जो है स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको जो है मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें एज द करंट के पीक, मतलब इस फॉर्म में अगर हम इसको करें तो आप लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज करें तो अगर आपका ए फेज को कर रहे हैं हम, ए फेज है, बी फेज है, आपका सी फेज है। ए फेज को अगर हम करें तो आप क्या लिख सकते हैं, आई एम कॉस ओमेगा टी। अगर इसके करें तो आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। यहाँ पे करें तो क्या लिख सकते हैं, आई एम सी फेज के लिए आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो इतनी बातें जो है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आप समझ जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई कॉइल है, राउंड है, यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है तो आपका एन है, आपका एमएमएफ, अगर हम ये नंबर ऑफ टर्न है, एमएमएफ लिखे तो आई इंटू एन लिख सकते हैं। आप जानते हैं ये क्या है, एमएमएफ है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स है। तो अगर हम एमएमएफ की वैल्यू देखें तो आई और एन लिख सकते हैं। तो अगर हम एमएमएफ ऑफ द थ्री फेज या फिर एमएमएफ ऑफ द ए फेज निकालें, एमएमएफ ऑफ द बी फेज या एमएमएफ ऑफ द सी फेज, तो चलिए देखते हैं कुछ क्या होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है, थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें एमएमएफ ऑफ द ए फेज, यहाँ नीचे भी लिख देते हैं एमएमएफ ऑफ द बी फेज, यहाँ पे लिख सकते हैं एमएमएफ ऑफ द सी फेज। तो इतनी बातें जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं एमएमएफ ऑफ द ए फेज, उसमें क्या होने वाला है। तो चलिए उसको लिखते हैं। तो अगर हम एफ ए की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, एन ए आई ए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दिख रहा होगा। तो अगर हम एन ए आप देख रहे हैं, तो एन ए यहाँ पे देखेंगे तो एन ए अगर हम यहाँ पे लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, इससे पहले हमने एन ए आप देखिए यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, एन कॉस थीटा, उसके बाद आई एम ओमेगा टी माइनस आई एम कॉस ओमेगा टी, क्या नाम है, हाँ नहीं बोल रहे हैं, आई एम कॉस ओमेगा टी एन कॉस थीटा। ये स्टूडेंट थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, इसको हम थोड़ा काटते हैं और इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं थोड़ा, इस क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हम बात कर रहे थे कि आपकी जो वाइंडिंग थी, यहाँ पे आई करेंट आई एम वाले नंबर ऑफ टर्न है, तो आपका एमएमएफ हम क्या लिख रहे थे, एमएमएफ अब आपका लिख रहे थे कि आई एन, तो ये कुछ लिख रहे थे। अगर हम बात करें एमएमएफ ऑफ द ए फेज, जिसको हम एफ ए से दिखाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई ए आप लिख सकते हैं आई ए एन ए। तो अगर हम देखें आई ए इससे पहले हम जो है आपको निकलवाए हैं। अब क्या लिखे थे, आई एम कॉस थीटा, सॉरी आई एम कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले हम अगर एन ए यहाँ पे इस फॉर्म में लिखिए, एन ए आई ए, अगर एन ए की वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो आप एन ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं, एन कॉस थीटा, यहाँ पे आई ए की वैल्यू क्या है, आई एम कॉस ओमेगा टी। ये स्टूडेंट जो है आपका एमएमएफ ऑफ द ए फेज का अगर हम निकाल रहे हैं तो होने वाला है एमएमएफ ऑफ बी फेज निकाले हैं, तो एफ बी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, एन बी आई बी। अब देखिए एन बी का वैल्यू जो है हमें आप क्या रखने वाले हैं कि एन कॉस थीटा माइनस 120 डिग्री,
और जो आपका आई एम की वैल्यू है, आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, ये होने वाला है। आई होप आप इतनी बातें जो है समझ रहे होंगे। अगर हम जो बात करें एम एम एफ ऑफ द सी फेज, तो हम क्या लिख सकते हैं, एम एम एफ ऑफ द सी फेज की अगर हम बात करें जो कि एफ सी है, उसको हम लिख सकते हैं कि एन सी आई सी। यहाँ आप देखिए एन कॉस थीटा माइनस 240 डिग्री होने वाला है, क्योंकि आप तीसरी की बात कर रहे हैं, सी वाले की बात कर रहे हैं, आई सी की बात कर रहे हैं, या फिर फाइव सी की आप कर सकते हैं, फाइव सी की बात नहीं करें, आई सी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। आई होप आप इतनी बातें समझ लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स कुछ आपके जो है एम एम एफ ऑफ द फेज के बारे में बात की जाए। अगर हम इसकी रिजल्टेंट फेज की बात करें, रिजल्टेंट एम एम एफ की बात करें, तो आप क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट एम एफ की बात करें तो आप लिख सकते हैं एफ आर इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी। अब यहाँ इन तीनों की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर आप रखते हैं, आप रखिएगा और तीनों की वैल्यू को आप कैलकुलेट करिएगा, तो आपको मिलेगा 3/2 एफ एम कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी। ये स्टूडेंट्स आपका यही हमको कराना चाह रहे थे, ये डेरिवेशन आपका हम कराना चाह रहे थे। ये आपका क्या है, एफ एम क्या है आपका, पीक वैल्यू ऑफ एम एम एफ है, जानते हैं मैम लगा मैक्सिमम लगा है, तो एफ एम क्या है, पीक वैल्यू ऑफ एम एम एफ। अब आपका एफ एम का वैल्यू क्या है, एन आई एम। आई होप आप ये समझ रहेंगे। और जो आपका एम एम एफ वेव है, एम एम एफ वेव इज ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, जो कि आपका 3/2 एफ एम है, और ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव थीटा डायरेक्शन। इतनी बातें स्टूडेंट जो है आप ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कुछ हम इस प्रकार से डेरिवेशन कराना चाह रहे थे। तो आई होप आपको ये जो है स्टूडेंट समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंस, हम थोड़ा स्टेटर और रोटर की बात कर लेते हैं। ये आपका हम थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताया है, क्योंकि इतना आपके माइंड में होना ही चाहिए, कैसे किस प्रकार से फार्मूले में अगर रखते हैं तो कैसे कैसे आपका क्या क्या होने वाला है। तो अगर अब हम देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडक्शन मशीन में, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडक्शन मशीन में आपका हमने देखा कि आपका एक रोटर था, स्टेटर था। डीसी मशीन की तरह ये दोनों काम करने वाले, मतलब रोटर आपका रोटेटिंग पार्ट होने वाला है, स्टेटर का स्टेशनरी पार्ट होने वाला है। बहुत अच्छी बात है। अगर हम स्टेटर की बात करें, स्टेटर, तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसका जो कोर है वह हाई ग्रेड स्टील एलॉय का होता है, हाई ग्रेड स्टील एलॉय का होता है। अगर हम रोटर की बात करें तो आप देखिए रोटर काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाता है किसी भी मशीन के बारे में बात करें। स्टेटर का काम तो वही है, अब रोटर का काम, रोटर के कंस्ट्रक्शन की वजह से कई सारी मशीनों की कार्यविधि बदल जाती है। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका क्या है, रोटर है। अब कुछ इसमें हम जो है स्लॉट कट करते हैं, ये थोड़ा सा हम रफली बना दे रहे हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो स्लॉट कट है इसको आप क्या कह सकते हैं, स्टेटर स्लॉट। अरे सॉरी, ये आपका जो हमने बताया था वो स्टेटर था, अभी रोटर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, मुंह से मेरे रोटर निकल गया। यहाँ पे ये जो हमने ये काटा है ये क्या है, स्टेटर फ्रेम है, स्टेटर फ्रेम है। स्टेटर फ्रेम में आपका जो स्लॉट कट है ये आपका क्या है, स्टेटर स्लॉट है। अभी अगर मान लीजिए इसी स्लॉट में एक वाइंडिंग की है तो ये आपका क्या है, स्टेटर वाइंडिंग है। तो ये हम आपको थोड़ा सा एक मतलब पॉइंट देना चाह रहे थे, इस प्रकार से जो है आपका होने वाला है। अगर हम बात करें जो है टाइप ऑफ, हम देखते हैं कि टाइप ऑफ द स्टेटर स्लॉट, अभी हमने स्टेटर स्लॉट की बात किए थे, यहाँ देखते हैं टाइप ऑफ द स्टेटर स्लॉट। देखिए अब टाइप देखते हैं स्टेटर स्लॉट के, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका होता है कि ओपन स्लॉट। अभी हम काफ़ी रिलीफ बात करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं सेमी क्लोज्ड स्लॉट, और एक है आपका क्या है, क्लोज्ड स्लॉट।
क्लोज्ड स्लॉट्स। हमारा बात यह है कि ओपन स्लॉट, सेमी क्लोज्ड स्लॉट और क्लोज स्लॉट्स 3 प्रकार के आपके स्लॉट होते हैं। थोड़ा सा हम बनाते हैं, आप लिखते हैं ओपन स्लॉट्स, सेमी क्लोज्ड स्लॉट और क्या है आपका क्लोज्ड स्लॉट। ये आपके 3 हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओपन स्लॉट आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से होता है। यहाँ पे आपकी बाइंडिंग जो है अगर हम कर देते हैं, आपका सेमी क्लोज्ड कहने का मतलब ये है कि आपका कुछ जो है आपका इस ढंग से हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका सेमी मतलब क्लोज्ड है। अब पूरा अगर क्लोज्ड की बात करें तो ये आपका इस प्रकार से हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एयर गैप की बात करें, तो ओपन स्लॉट में क्या होने वाला है, हाई होने वाला है, क्योंकि ओपन हाई होने वाला है। तो देखिए अब यहाँ पे जो है आपका सेमी क्लोज्ड स्लॉट की बात करें तो यहाँ पे आपका मीडियम होने वाला है। अब क्लोज्ड स्लॉट की बात करें तो यहाँ पे आपका लो होने वाला है। एयर गैप की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम रिलेक्टेंस की बात करें, रिलेक्टेंस की बात अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे करते हैं तो आप क्या पाएंगे, आप यह पाएंगे कि यहाँ पे जो रिलेक्टेंस है वो क्या है, हाई है। एयर गैप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेक्टेंस, इसलिए जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। आप ध्यान रखिएगा, एयर गैप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेक्टेंस। जितना आपका एयर गैप होगा उतना आपका रिलेक्टेंस होगा। और रिलेक्टेंस क्या होता है, जो आपके फ्लक्स का विरोध करता है, आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं मीडियम, यहाँ पर भी ये लो होने वाला है। अगर हम बात करें लीकेज फ्लक्स की बात करें तो ये आपका जो है लो होने वाला है और ये आपका जो है मीडियम होने वाला है, आपका यहाँ पे जो है हाई होने वाला है। अगर स्टूडेंट्स जो है हम बात करें कि लीकेज रिएक्टेंस तो लीकेज रिएक्टेंस के बारे में हम कह सकते हैं कि ये आपका लो होगा, मीडियम होगा और हाई होगा। एकदम सेम इसी की तरह होने वाला है, मीडियम होगा और जो है हाई होगा। अगर हम बात करें लीकेज नहीं लिखते हैं, लीकेज रिएक्टेंस अगर हम बात कर चुके हैं कि लो होगा, मीडियम और हाई होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट की बात करें तो इसमें जो है हाई होगा, क्योंकि एयर गैप ज़्यादा है, हाई होगा। और यहाँ पे क्या है, मीडियम होगा, यहाँ पे लो होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर गैप थोड़ा लो है, इसलिए हमें लो होने वाला है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है आपका हम इसमें कुछ बातें जो है यहाँ पे करना चाह रहे थे, जो कि हमने यहाँ पे किए हैं। आप ये जो स्लॉट हमने बताए हैं, आप इस स्लॉट को जो है हमेशा याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हम इसमें करते हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो है यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जितने भी कोर्स सब्जेक्ट हैं, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई जाएंगी, तो आप इसको जो है ध्यान से देखिए। अब हम अगले वीडियो में स्टूडेंट जो है बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर हम इसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं तो अगले वीडियो हम बात करेंगे रोटर में जो आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, स्प्लिट रिंग इंडक्शन मोटर है, किस प्रकार से आपका रोटर कंस्ट्रक्शन आपका चेंज हो रहा है और किन प्रकार से ये होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखा है। आप इसको एक बार, दो बार, बार देखिए और जो है इसे मगअप करने की कोशिश करिए। तो चलिए, थैंक यू।